नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि जनपद संभल के जिला मुख्यालय बहजोई पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कल्की महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों, जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये कल्की महोत्सव का जो आयोजन किया गया था, इसका दूसरा नाम विकासो उत्सव भी था। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया गया। बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए और दोस्तों, सरकार की योजनाओं से संबंधित 100 से ज़्यादा स्टॉल मेले में लगाए गए। दोस्तों, इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद उस मेले में आम आदमी कह सकते हैं कि आम जनमानस उस मेले को देखने नहीं आ रहा था, या फिर कह सकते हैं कि इतना कम आ रहा था कि जिलाधिकारी महोदय के लिए अपने अधीनस्थों को यह आदेशित करना पड़ा कि अपने अपने विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए आदेशित करें और उनकी उपस्थिति उनके कार्यालय में न लगा करके कल्की महोत्सव में लगाई जाए। दोस्तों, इसी तरह का आदेश जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके क्रम में खंड शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी किया और जनपद संभल के सभी शिक्षकों के लिए उसमें शिक्षा मित्र भी थे, अनुदेशक भी थे और दोस्तों अनुचर भी थे। सभी के लिए उस कार्यक्रम में उपस्थिति देने के लिए आदेशित किया। और ऐसा नहीं है कि जिलाधिकारी महोदय ने सभी शिक्षकों को बुला लिया और शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शिक्षा की तरफ बराबर ध्यान रखा और प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक को स्कूल में छोड़ दिया ताकि नौनिहालों की शिक्षा भी बाधित न हो, चाहे वो इंचार्ज प्रधानाध्यापक हों या प्रधानाध्यापक हों। हर विद्यालय में एक एक शिक्षक को बच्चों की शिक्षा लगातार चलती रहे, इसके लिए उनको विद्यालय खोलने के निर्देश दिए। बाकी सभी कर्मचारियों के लिए कल्की महोत्सव में बुला लिया। और दोस्तों, कल्की महोत्सव जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर था। उसमें राजस्थान से पंजाब से, हरियाणा से कलाकार बुलाए गए थे। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, उन कलाकारों ने अपने हुनर का जलवा दोस्तों कल्की महोत्सव के मंच पर बिखेरा। मुझे ना सच में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को या तो सुनाई नहीं दे रहा है या आप लोगों को मजा नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप एंजॉय करेंगे तो ही मुझे मजा आएगा। खड़े होकर मैं तभी गा सकती हूँ अगर आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। हाँ जी, शोर मचा के बताएं, थोड़ा सा मजा आ रहा है? अच्छा, अभी तो थोड़ी आवाज, ऐसे ही थोड़ा सा साथ बनाएंगे। वो चंडीगढ़ ना छोड़ा, चंडीगढ़ ना छोड़ा। अच्छा, इधर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये साथ देने वाले हैं। वो चंडीगढ़ ना छोड़ा, वो चंडीगढ़ ना छोड़ा। मैंने तू है तो बस दिखा है और लड्डू नाम मैं तेरा। वो चंडीगढ़ ना छोड़ा।
साथ साथ मंच पर पूर्व मंत्री राजू यादव जी भी आए। उन्होंने भी भाजपा सरकार के बारे में जानकारी दी। कल की महोत्सव एक महोत्सव नहीं है, बल्कि एक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर जो कार्य किए हैं और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि हम स्वावलंबी कैसे बने और अपने देश का विकास कैसे करें, स्वयं का विकास कैसे करें। इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें दोबारा से हमारी जो पुरानी धरोहर है, हमारी जो पुरानी सभ्यता है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जिस पर चल कर के हमारा देश आगे बढ़ा था और विश्व गुरु के रूप में बना था, यही चीज दोबारा से फिर हमारी सरकार लाना चाहती है। और ये सब जो प्रोग्राम है ये उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप लोगों के बीच में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया दिव्य और भव्य कार्यक्रम किया गया है। और ये संदेश हमें जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी सरकारें रहीं उन सभी सरकारों ने कहीं ना कहीं भेदभाव किया और भेदभाव के कारण जो विकास होना चाहिए और जो योजनाएं गरीबों तक पहुंचनी चाहिए वो आज तक वो योजनाएं वहां तक नहीं पहुंची। लेकिन योगी जी ने और मोदी जी ने जो भी कार्य किए, जो भी योजनाएं बनाई, वो देश के हित में, प्रदेश के हित में, हमारे समाज के हित में बनाई। और इसके साथ साथ दोस्तों राज्य शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी भी मंच पर आई। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री मिले हैं और पूरे देश का सौभाग्य है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। ऐसे प्रदेश में हमने जन्म लिया है जिसमें माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो हमें नेतृत्व दे रहे हैं। हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबसे ज्यादा प्रबल शक्तिशाली हैं वो हमें नेतृत्व दे रहे हैं। जहां ये नेतृत्व हमें मिल रहा है कि प्रदेश में धर्म के आधार पर शासन चल रहा है, नीति के आधार पर शासन चल रहा है, कानून के आधार पर शासन चल रहा है, और वहीं देश में कर्मयोगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनके नेतृत्व में सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए वो शासन चला रहे हैं। आज इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री में राशन दिया जा रहा है, जबकि घर में यदि 2 मेहमान आ जाएं और 3-4 दिन रुकने लगे तो हमें सोचना पड़ता है कि इनकी व्यवस्था किस प्रकार से करें। और कहाँ 80 करोड़ लोगों के लिए राशन दिया जा रहा है फ्री, उसमें ये भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि किस जाति का है या किस धर्म का है। और सही बात तो ये है और आपको माननी भी पड़ेगी कि सबसे ज्यादा फायदा आयुष्मान कार्ड का जो 5 लाख तक के आपका इलाज फ्री होगा उसका फायदा और ये फ्री अनाज का फायदा सबसे ज्यादा वो लोग ले रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के गालियां देते हैं, पार्टी को नहीं चाहते हैं, नाम भी लेना गलत समझते हैं, ऐसे लोग फायदा ले रहे हैं। लेकिन इतने उदार हृदय के हैं प्रधानमंत्री
उन्होंने ये सोचा है तुम्हारी औकात कि है तो हमें बोल के दियो सबका ना। पालन पोषण करना है, और वो तो इतनी औकात सब हमारे हैं। लेकिन जब सब उनके हैं और वो तुम्हारे घर के मुखिया हैं, खाने की वो चिंता कर रहे हैं, रहने के आवास की वो चिंता कर रहे हैं, शौचालयों की वो चिंता कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि की वो चिंता कर रहे हैं, दवाइयों की वो चिंता कर रहे हैं, सुरक्षा की वो चिंता कर रहे हैं। जब आपकी हर प्रकार से सुरक्षा कर रहे हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, तो इंसानियत के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि एक परिवार के मुखिया का जो सम्मान रहना चाहिए वो आपके द्वारा होना चाहिए और रहना भी चाहिए। ये फर्ज बनता है आपका। और जो फर्ज को नहीं निभाते हैं, हवा में उड़ा देते हैं, कुदरत उनको कभी भी माफ नहीं करती है। मैं ये और कहना चाह रही हूँ आपसे, ना तो कुदरत में माफ ना करे। आपने एक पंक्ति सुनी होगी कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। भले ही हम यहाँ कितनी राजनीति कर ले, भले ही किसी को धोखा दे लें, लेकिन यदि आपने ईमानदारी का परिणाम, सारे सुखों का परिणाम, निष्ठा और ईमानदारी से उसका त्याग नहीं किया, उसको आपने बदले में सम्मान नहीं दिया, आपने अपनापन नहीं निभाया, तो कुदरत कभी भी माफ नहीं कर सकती। ये दिमाग में रखिए। आप कल्पना करिए कि अभी बरेली में जो कांड हुआ था, यदि माननीय योगी जी की सरकार ना होती तो इस प्रदेश का क्या हाल होता। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, गंभीर होकर सुन लीजिए। ये स्थिति इतनी गंभीर बन जाती कि संभाले से नहीं संभलता। आज अराजक तत्व इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उनके लिए यदि ना दबाया जाए तो ये तो प्रदेश में शांति नहीं रह सकती। आज इनके हौसले इतने पस्त हो चुके हैं, आज ये इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब अपनी जान को बचाए बचाए घूम रहे हैं और सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहे हैं कि माननीय योगी जी हमें माफ कर दीजिए। अरे तुम्हें माफ करा जाएगा जब पूरे बरेली के लिए एक जलाने की व्यवस्था कर दी गई, पूरे बरेली में खून बहाने की व्यवस्था कर दी गई, लाखों आदमियों को इकट्ठा कर लिया खूनी क्रांति करने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक होने की आवश्यकता है। छोड़ दीजिए सारी विचारधाराएं, एक हिंदुत्व के आधार पर एक ये सोच कर कि हम भारतीय हैं और भारतीय हैं तो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति कायम रहनी चाहिए, ये हमारा हिंदुत्व कायम रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं रहा तो ना हिंदू सुरक्षित बचेगा और ना मुसलमान सुरक्षित बचेगा, क्योंकि आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई वर्ग नहीं होता, उनका कोई संप्रदाय नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी होता है, चाहे वो किसी जाति का हो चाहे किसी धर्म का हो। जब आग लगती है तो आग ये नहीं देखती है कि हिंदू का घर है या मुसलमान का, सिख का है या ईसाई का। जब कत्लेआम होता है तो ये नहीं देखा जाता, चेहरे देख देख के नहीं मारा जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग एक गंभीरता से विचार करिए कि आगे आने वाले समय में क्या इतने सशक्त मुख्यमंत्री, जिसका उदाहरण दूसरे प्रदेशों में दिया जाता है कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसे हो योगी जी जैसे जो शांति स्थापना कर सके, और प्रधानमंत्री हो तो माननीय मोदी जी जैसे हो जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी ख्याति है, जिधर भी जाते हैं सम्मान ही सम्मान सब देशों का मिलता है। तो जहाँ ऐसा नेतृत्व हमारा मजबूत है देश का और प्रदेश का, वहाँ हमें सोचना चाहिए कि हमेशा इनका साथ दें। इधर उधर के जो पतंगे अब आएंगे, लहराएंगे पतंगे, चुनाव का समय आ रहा है, प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, और भी चुनाव आ रहे हैं। इसमें पतंगे लहराएंगे, इन पतंगों के चक्कर में आना नहीं है। और ये सोच लीजिए, जो व्यक्ति माननीय योगी जी के बारे में
और माननीय मोदी जी के बारे में यदि आपसे कुछ कहता है तो उसे घर से धक्का दे दीजिए, निकाल दीजिए घर से। उसकी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। वो गद्दार है ऐसा व्यक्ति जो माननीय योगी जी और मोदी जी के बारे में कुछ कहे। उसकी ना बात सुनने की आवश्यकता है और ना उसको सम्मान देने की आवश्यकता है। ये सोच लीजिएगा, वो गद्दारों से मिला हुआ है। तो मैं यही कहते हुए यहाँ के प्रशासन के लिए, जबकि देश हमारे जिलाधिकारी, हमारे DIS, ADM, इनसे संबंधित सारा प्रशासन, जो एक धूम मची हुई है, किसमें, पूरे संभल में, आज पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी संभल छाया हुआ है। जो इतने भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं, इस भव्यता के लिए मैं अपने प्रशासन का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और बहुत जल्दी आपके मुख्य अतिथि माननीय सुरेश खन्ना जी आपके बीच में आने वाले हैं। वो बताएंगे कि हमारा व्यापारी वर्ग कितना सुखी है, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। वो बताएंगे कि हमारी महिलाएं कितनी संपन्न हुई हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। वो ये बताएंगे हमारे किसान कितना संपन्न हुआ है। वो ये बताएंगे कि आम जनता के लिए क्या राहत मिली है। ये सारी बातें हमारे जो मुखिया आ रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री हैं, जो कुबेर हैं, प्रदेश के लिए उन्होंने अपने हृदय को खोल रखा है कि जितना चाहो उतना विकास करो। ऐसे माननीय वित्त मंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। मैं चंदोसी जनता की ओर से और संभल जनता की ओर से जब वो आ जाएंगे तो उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षकों के लिए एक दिन ही बुलाया गया। शिक्षकों के लिए लगातार लगभग 3 बार अधिकारियों को आदेशित करना पड़ा और शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अनुचर तीनों दिन वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि उपस्थिति उसी कल की महोत्सव में दर्ज हो रही थी। दोस्तों, यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को रही जिनको मानदेय बहुत कम मिलता है और 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे दोस्तों कि बदायूं से उनको यहाँ आना पड़ रहा था। तो लगभग 120-30 किलोमीटर आना और जितना उनको मानदेय मिलता है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर खर्च हो जाना। तो उनका ये कहना था कि अगर इस तरह का आदेश हमारे लिए जारी नहीं होता तो हमें वहाँ कल की महोत्सव में जाना नहीं पड़ता। जबकि दोस्तों, जिलाधिकारी महोदय ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी कि बाहर के कलाकारों को बुलाया गया था और बाहर के कलाकारों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई। आप स्क्रीन पर पहले रुचिका जांगड़ ने जो प्रस्तुति दी उसको देखिए। भाई ये शो रुचिका जी के लिए तो कम है, थोड़ा और शोर हो जाए। अच्छा, मैं कहूंगा रुचिका रुचिका, आपको भी पीछे पीछे बोलना है, फिर रुचिका रुचिका, ठीक है भाई? तब तक उनको पता चला कि हाँ उनके लिए शोर मचा रहे हो या मेरे लिए बजा रहे हो, ये भी तो कंफ्यूजन रह सकती है। तो भाई आइए साथ में रुचिका रुचिका, ये बात समझ, रुचिका रुचिका। तो आइए चुपचाप बैठ के नहीं, थोड़ा शोर तो होना चाहिए और तालियों सीटियों का हल्ला थोड़ी जोर से होना चाहिए, क्योंकि अब हम सभी लोगों के बीच में पधार रही है हरियाणा की पॉप क्वीन, एनर्जेटिक परफॉर्मर, क्राउड की फेवरेट, हम सबकी फेवरेट। आइए जोरदार तालियों के साथ सभी लोग मिलके स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं रुचिका जांगीर का गुलाम। जोरदार तालियां। बैठ जा। तो भाई संभाले पास जोरदार तालियां सभी को। 1 2 3 गो।
डट ले मजनू एक खोज गैल मेरा सीन से चल डट ले मजनू एक खोज गैल मेरा सीन से चल डट ले मजनू एक खोज गैल मेरा सीन से चल डट ले मजनू एक खोज गैल मेरा सीन से डट ले मजनू एक खोज गैल मेरा सीन से। दोस्तों आपने ये देखा, इसी तरह से ये अन्य कलाकार भी हैं, इनको भी आप देख ही रहे होंगे। लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय ने ये कल्की महोत्सव के नाम पर जो कार्यक्रम किया है, ठीक इसी तरह का कार्यक्रम दोस्तों अखिलेश यादव की सरकार में सैफई में किया गया था। उसका नाम सैफई महोत्सव दिया गया था और इसका नाम कल्की महोत्सव है। बस इतना ही अंतर है कि इसमें कल्की भगवान का नाम जुड़ा हुआ है और उसमें भगवान का नाम नहीं सैफई जुड़ा हुआ था, जबकि दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। वहाँ से भी महिला कलाकारों से डांस कराया गया, ठुमके लगवाए गए और दोस्तों इसी तरह से कल्की महोत्सव में भी वही कार्यक्रम के लिए दोहराया गया। ये लोगों का कहना है और दोस्तों कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि लोगों के ना आने के कारण, उसमें रुचि ना लेने के कारण सरकारी कर्मचारियों के लिए जिलाधिकारी महोदय को अपने अधीनस्थों को आदेशित करके जबरन बुलाया गया, जबकि लोगों की रुचि होती तो अवश्य आती। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो झूले लगे हुए हैं वे भी पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं और जितनी भी भीड़ इस मेले में दिखाई दे रही है वह सभी सरकारी कर्मचारी हैं। इसमें 10% लोग भी नहीं हैं। खैर दोस्तों जो भी है, कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिलाधिकारी महोदय ने बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम तो किया ही, इसके साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर भी जोर दिया। उन्होंने मंच से बताया कि सभी शिक्षक और सभी कर्मचारी कम से कम 100 मोबाइल फ़ोनों से अलग अलग लोगों से लेकर, चाहे उन्हें ससुराल में जाना पड़े या चाहे किसी रिश्तेदारी में जाना पड़े, तक काम आएगा। क्योंकि 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है, जिसके आधार पे भविष्य की नीतियां और योजनाएं बनेगी, ये वह सुझाव है। और एक मोबाइल की सिम से हम 3 सुझाव दे सकते हैं और एक मोबाइल में आपके पास 2 सिम होती है, इस तरह से आप 6 सुझाव दे सकते हैं। तो आपके पति या पत्नी उनके पास भी 2 हैं तो कुल 12 सुझाव दे सकते हैं। बच्चों के पास भी मोबाइल है तो 18 और 24 सुझाव दे सकते हैं। माता पिता के पास भी मोबाइल है तो 30 सुझाव दे सकते हैं। और यदि अपने ससुराल, पीहर और पड़ोसियों से बात कर ली जाए तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप अकेले 100 सुझाव दिलवा सकते हैं। ये बहुत सामान्य से कार्य में हो जाएगा और एक सुझाव देने में 2 मिनट से अधिक नहीं लगेंगे। और हमारी टीम है सभी 30 लोगों की टीम है। क्या यहाँ पे सारी सुझाव के लिए आई थी टीम? आई थी। आप लोग बैठे बैठे बोर हो गए। मैं चाहता हूँ कि हम मात्र 1 मिनट के लिए खड़े हों और एक शपथ लें सर, तो इस बात में थोड़ा शरीर भी ठीक हो जाएगा। तो सभी दायां हाथ आगे करेंगे, मेरे साथ शपथ लेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि और कम से कम 30
30 लोगों से सुझाव लेकर विजन डॉक्यूमेंट 2047 में संभल के विकास में योगदान दूंगा। मैं 31 अक्टूबर तक यह कार्य पूर्ण कर दूंगा। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित संभल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अब थोड़ा ठीक हो गया। मैं एक बार शपथ लेने के बाद सभी को कहता हूं, जो शपथ का पालन नहीं करता अपने सुझाव दे सकते हैं और संभल सुझाव देने के मामले में पहले नंबर पर है और अब पहले नंबर पर ही रहना चाहिए। दोस्तों, ये सुझाव 2047 के लिए क्यों मांगे जा रहे हैं, क्यों इन पर जिलाधिकारी महोदय का या अन्य अधिकारियों का इतना जोर है, इसके बारे में तो कुछ स्पष्ट नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि सरकार इन सुझावों के आधार पर नीतियां बनाएगी। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि नीतियां बनाएगी या फिर इस तरह से जो सुझाव मांगे जा रहे हैं इनका कहां पर उपयोग किया जाएगा। अगर आपकी कुछ समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि ये धार्मिक प्रोग्राम तो मात्र 2% ही था। भाजपा सरकार के प्रचार का साधन 98% था। ये कितना सही है या कितना सही नहीं है, इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय दे सकते हैं कि क्या लोग सही कह रहे हैं कि ये 98% सरकार के प्रचार के लिए कार्यक्रम किया गया है। दोस्तों, खैर जो भी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य भेजें। और आपने अगर पहली बार हमारे चैनल पर हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकदम सच यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये बताना तो बिल्कुल न भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.